क्या ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को अपने सबसे बड़े विरोधी व्लादिमीर पुतिन की बराबरी में खड़ा कर रहे हैं? क्या ट्रंप और पुतिन की राजनीति भले अलग अलग दिखती है लेकिन चलती एक ही दिशा में है? क्या दोनों अलग अलग तरीकों से वही पुरानी ताकत की राजनीति खेल रहे हैं या फिर बिना किसी लिखित समझौते के एक दूसरे के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं? अचानक ग्रीनलैंड दुनिया की बड़ी भू राजनीतिक बहस के केंद्र में कैसे आ गया? क्या यह सिर्फ खनिजों और बर्फ के नीचे छिपी दौलत की कहानी है या इसकी जड़ें इतिहास में कहीं ज्यादा गहरे धंसी हुई हैं? क्या ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने ग्रीनलैंड पर नजर डाली या इससे पहले भी इसे खरीदने या कब्जा करने की कोशिशें हो चुकी हैं? अमेरिका, ग्रीनलैंड और डेनमार्क के बीच रिश्ते असल में हैं क्या? साझेदारी, निर्भरता या दबा हुआ टकराव? और सबसे अहम सवाल, अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर ले तो क्या उसे तुरंत कोई बड़ा खजाना हाथ लग जाएगा या सिर्फ एक लंबा और महंगा सपना हाथ लगेगा? अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ एक द्वीप तक सीमित रहेगा या फिर पूरी यूरोपीय राजनीति, नाटो और वैश्विक शक्ति का संतुलन हिल जाएगा? आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों की गिरहें एक एक करके खोलेंगे, क्योंकि ग्रीनलैंड अब सिर्फ दुनिया के नक्शे का केवल एक कोना नहीं रह गया, यह उस दुनिया का संकेत है जहां ताकतवर देश फिर से तय करना चाहते हैं कि किसे क्या मिलेगा, कौन कहां रहेगा और किसकी क्या स्थिति होगी। अगस्त की ठंडी हवा में आर्कटिक की बर्फ से टपकती धूप कुछ ऐसे चमकती है जैसे इतिहास खुद को आईने में देख रहा हो। ग्रीनलैंड के तट पर खड़ा कोई मछुआरा शायद ये नहीं जानता कि उसकी आंखों के सामने फैला यह सफेद सन्नाटा अचानक दुनिया की सबसे बड़ी सियासी बहस का केंद्र बन गया। लेकिन वहां से हजारों किलोमीटर दूर वॉशिंगटन में बैठे कुछ ताकतवर लोग इस बर्फ के नक्शे पर उंगली रखकर देख रहे हैं। किसी को इसमें सुरक्षा दिखती है, किसी को सत्ता और किसी को आने वाले वक्त, आने वाले कल की दौलत। यहीं से वो कहानी शुरू होती है जहां ग्रीनलैंड सिर्फ एक द्वीप नहीं रह जाता बल्कि 21वीं सदी की भू राजनीति का आईना बन जाता है। इसी बेचैनी की दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खड़े हैं। यूक्रेन युद्ध, बाल्टिक देशों पर दबाव, साइबर हमले और हाइब्रिड वॉरफेयर, पुतिन का रास्ता सीधा और सख्त है। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उनका रास्ता अलग दिखता है। वे टैंकों की जगह टैरिफ की बात करते हैं, मिसाइलों की जगह सौदों की, लेकिन असर कई बार एक सा पड़ता है। दोनों नेताओं की राजनीति में एक साझा बात साफ दिखती है: उदार लोकतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय नियम और बहुपक्षीय संस्थाओं के प्रति गहरा अविश्वास। यहीं से यह सवाल भी उठता है कि क्या ट्रंप और पुतिन किसी अलिखित समझौते के तहत एक दूसरे की मदद कर रहे हैं? कागज पर ऐसा कोई समझौता नहीं है, लेकिन व्यवहार में दोनों की चालें एक दूसरे के लिए जगह बनाती हुई दिखती हैं। जब अमेरिका यूरोप को नाटो और सुरक्षा गारंटी को लेकर उलझन में डालता है तो रूस को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, और जब रूस यूरोप के पूर्वी हिस्से को डराता है तो अमेरिका दबाव और सौदे की भाषा में अपनी शर्तें आगे बढ़ाता है। नतीजा यह निकलता है कि यूरोप बीच में फंसा हुआ महसूस करता है। इसी माहौल में जब ट्रंप कहते हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका के नियंत्रण में आना ही चाहिए, जरूरत पड़ी तो ताकत के जरिए भी, तो यह बात किसी अचानक उपजे विचार जैसी नहीं लगती। यह उस सोच से जुड़ी दिखती है जिसमें दुनिया को फिर से महाशक्तियों के प्रभाव क्षेत्र में देखा जाने लगा है। यही सोच जिसमें बड़े देश तय करते हैं कि उनके आसपास क्या होना चाहिए, क्या नहीं, कौन किसके साथ कारोबार करेगा, कितना करेगा और उस कारोबार का नियंत्रण किसके हाथों में होगा। यही वजह है कि ट्रंप का यह बयान यूरोप को बेचैन कर देता है। कई देशों को 1939 की याद आती है, जब ताकतवर देशों ने नक्शे पर रेखाएं खींचकर छोटे देशों की किस्मत तय कर दी थी। आज भाषा अलग है, तरीके अलग है, लेकिन डर वही पुराना है।
ग्रीनलैंड की अहमियत सिर्फ उसके नीचे छिपे खनिजों में नहीं है, बल्कि इसके भूगोल में। यह द्वीप अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच ऐसे टिका है जैसे आर्कटिक का दरवाजा। जो इसे देखता है वो पूरे उत्तरीय ध्रुवीय इलाके पर नजर रखता है। आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है, नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, जहाजों की आवाजाही बढ़ रही है, व्यापार के नक्शे भी बदल रहे हैं। तेल, गैस और दुर्लभ खनिजों की चर्चा हर बड़े मंच पर होने लगी है और ठीक इसी बदलाव के बीच ग्रीनलैंड अचानक बेहद कीमती बन जाता है। दरअसल अमेरिका की दिलचस्पी कोई नई नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डेनमार्क ने जर्मन खतरे से बचने के लिए अमेरिका को यहाँ सैन्य ठिकाना बनाने की इजाजत दी थी। शीत युद्ध में यही इलाका सोवियत मिसाइलों पर नजर रखने का सबसे अहम बिंदु बना। आज भी ग्रीनलैंड के पिटुफिक बेस पर अमेरिका का सबसे उत्तरी सैन्य राडार मौजूद है। हाल के वर्षों में अमेरिका ने वहां अपने स्पेस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और मजबूत किया है। यानी सुरक्षा के लिहाज से अमेरिका को जो चाहिए वो पहले से वहां मौजूद है उसके पास। इसके बाद भी ट्रंप का लहजा सहयोग का नहीं, मालिकाना हक का लगता है। यही बात ग्रीनलैंड को एक सामान्य सुरक्षा मुद्दे से निकालकर सीधे राजनीतिक टकराव के केंद्र में ले आती है। यहीं से ग्रीनलैंड की कहानी यूरोप की बड़ी राजनीति से भी जुड़ जाती है। ग्रीनलैंड भले डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र हो, लेकिन डेनमार्क नाटो का सदस्य है। इसका मतलब यह है कि ग्रीनलैंड पर किसी भी तरह का दबाव सिर्फ डेनमार्क तक सीमित नहीं रहेगा, उसका पूरा असर नाटो के ढांचे पर पड़ेगा। अगर अमेरिका, जो नाटो का सबसे बड़ा और ताकतवर सदस्य है, उसी से गठबंधन के एक देश पर दबाव बनता हुआ दिखता है, तो सवाल सिर्फ ग्रीनलैंड तक नहीं रह जाता, सवाल नाटो के भविष्य पर मंडराते खतरे का बन जाता है। इसी पृष्ठभूमि में पुतिन की भूमिका और अहम हो जाती है। रूस आर्कटिक को लेकर चुप नहीं बैठा है, वो वहां नए सैन्य ठिकाने बना रहे हैं, पनडुब्बियां, मिसाइलें और निगरानी सिस्टम तेजी से मजबूत कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के लिए आर्कटिक और भी ज़्यादा अहम हो गया है, क्योंकि यही इलाका उसकी परमाणु रणनीति की रीढ़ माना जाता है। ऐसे में जब अमेरिका और यूरोप के बीच ग्रीनलैंड को लेकर के तनाव बढ़ता है, तो यह रूस के लिए एक तरह का अप्रत्यक्ष फायदा बन जाता है। और इसी बिंदु पर आकर के ट्रंप और पुतिन की राजनीति एक दूसरे से मिलती हुई दिखती है। भले रास्ते दोनों के अलग अलग हैं। पुतिन सीधा दबाव बनाते हैं, ट्रंप अनिश्चितता पैदा करते हैं। पुतिन सैनिक भेजते हैं, ट्रंप बयान, धमकी और सौदे की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोनों ही हालात में यूरोप उलझन में पड़ता है, और जब यूरोप उलझन में होता है तो इसकी सामूहिक ताकत कमजोर पड़ती है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की दिलचस्पी को सिर्फ खनिजों से समझना भी अधूरा होगा। कागज पर यह रेयर अर्थ मिनरल्स, तेल और गैस के बड़े भंडार बताए जाते हैं, लेकिन जमीन पर हालत कहीं ज्यादा कठिन है। मौसम बेहद सख्त, बुनियादी ढांचा लगभग नहीं, सड़कें, बंदरगाह, बिजली, सब कुछ नए सिरे से बनाना होगा। पर्यावरण कानून भी सख्त है, यानी कब्जा लेने से तुरंत कोई बड़ा खजाना अमेरिका को नहीं मिलने वाला है। इसके बावजूद ट्रंप का जोर बताता है कि मामला सिर्फ संसाधनों का नहीं, बल्कि पूरे इलाके पर नियंत्रण का है। इस पूरी बहस में ग्रीनलैंड के लोग सबसे शांत लेकिन सबसे अहम आवाज बनते हैं। वो अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वो आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन अपने समय और अपनी शर्तों पर। उन्हें डर है कि बड़े देशों की ये रस्साकस्सी उनकी ज़मीन, उनका पर्यावरण और उनकी पहचान किसी सौदे की कीमत में बदल देगी। यही वजह है कि ग्रीनलैंड आज सिर्फ एक बर्फीला द्वीप नहीं है, यह उस बड़े सवाल का प्रतीक बन चुका है कि क्या दुनिया फिर से उसी रास्ते पर लौट रही है जहां ताकतवर देश तय करते हैं, ताकतवर देश तय करेंगे और बाकी मान जाएंगे उनकी बात। आर्कटिक की बर्फ पर पड़ती वह धूप सिर्फ मौसम का दृश्य नहीं, उसमें इतिहास की परछाई भी है और आने वाले टकराव की चेतावनी भी।